वेलकम टू R&D एजुकेशन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हमारा क्लास शुरू करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के टॉपिक के बारे में, यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में। क्या संविधान में लिखा गया है, किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये सारी बातें हम हमारे इस वीडियो में जानेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए राष्ट्रपति, सबसे पहले अनुच्छेद 52, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये जो लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी जो राष्ट्रपति है इसका पद जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ये कहां पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा हुआ है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर, यानी भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। यानी भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है। तो भारत जो है वो एक गणतंत्र है। और गणतंत्र का कारण क्या है? गणतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र में फर्क है। डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन में फर्क है। क्या फर्क है? जहां पर राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होता है वहां का, यानी जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है, वो देश गणतंत्र होता है। और भारत एक क्या है? गणतंत्र है। 26 जनवरी 1950 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके साथ ही भारत एक क्या है? गणतंत्र बन गया था। और भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत न होकर क्या होता है? निर्वाचित होता है। और अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 क्या कहता है? क्या कहता है अनुच्छेद 53? कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। ये जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, इसका जो संरक्षण होता है, एग्जीक्यूटिव किस किस से मिलकर के बनती है? तो आपको ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव में एक तो प्रेसिडेंट यानी भारत का राष्ट्रपति इसके अंदर शामिल होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के उपराष्ट्रपति भी इसका हिस्सा होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया PM, COM यानी काउंसिल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद शामिल होती है। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल यानी हम भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये इसके अंदर क्या होता है? शामिल होता है। तो भारत की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। ये किसमें शामिल होता है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव में शामिल होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, COM और अटॉर्नी जनरल ये लोग शामिल होते हैं। और इनकी समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है। और इन शक्तियों का प्रयोग जो है, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति क्या करते हैं? स्वयं या अधीनस्थ यानी जो इनके अधीन कार्य करने वाले अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेंगे। अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेंगे। ये कहां लिखा हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंदर। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? एग्जीक्यूटिव में कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी शामिल होते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करेंगे या इनके अधीनस्थ होंगे, उनकी सहायता से क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। तो अनुच्छेद 52 और 53 के बारे में ये चीजें याद रखनी है। अब देखिए कार्यपालिका की जब समस्त शक्तियां किसके पास में? राष्ट्रपति के हाथ में है, तो क्या होगा? राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक मुखिया होता है। तो देश का संवैधानिक मुखिया जो होता है, संवैधानिक
मुखिया होता है। देश का जो संवैधानिक मुखिया है वो राष्ट्रपति, यानी संविधान किसे मुखिया मानता है, क्योंकि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में है, तो संवैधानिक मुखिया ये। और वास्तविक मुखिया कौन है? अगर देश के वास्तविक मुखिया की बात करें, यानी राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का वास्तव में प्रयोग या क्रेडिट किसको जाता है, तो वो किसको जाता है? प्रधानमंत्री को। तो पूछे भारत का वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल ओरिजिनल हेड एंड हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, यानी भारत का हेड कौन है? अगर संवैधानिक तरीके से देखा जाए, वैधानिक तरीके से देखा जाए, या फिर औपचारिक तौर पे देखा जाए तो राष्ट्रपति है, और वास्तविक रूप से कौन है? भारत का प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति जो है वो देश का, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। इस वजह से भारत का संवैधानिक प्रमुख है और राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो वो होता है हमारे पास में उपराष्ट्रपति, ये सेकंड नंबर पे दूसरे नागरिक माने जाते हैं, यानी वरीयता क्रम की बात करें। तीसरे नंबर पे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और चौथे नंबर पे बात करें तो कौन होंगे? स्पीकर। ये इस तरह से आगे क्या होता रहता है? ये क्रम बढ़ता रहता है, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, ऐसे आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो राष्ट्रपति है इसको क्या माना जाता है? देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ये चीजें याद रखिए। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और निर्वाचित होता है। अब राष्ट्रपति जब निर्वाचित होता है तो इसकी क्या होगी? योग्यताएं होगी, यानी राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए योग्यताएं क्या है? अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58 ये किसके बारे में बात करता है? क्वालिफिकेशन, यानी अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। पहली शर्त क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी अगर राष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी बात, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष, यानी उम्र कितनी होनी चाहिए? कितने वर्ष का व्यक्ति क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है? 35। वैसे इंडिया में अगर उम्र की बात करें 18 साल में क्या हो सकती है? वोटिंग हो सकती है। अगर आप वोटिंग करना चाहते हो तो वोटिंग 18 साल की उम्र में, सरपंच वगैरह बनना 21 साल की उम्र में, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य 25 साल की उम्र में, राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य 30 साल की उम्र में, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनना तो 35 साल, राज्यपाल की नियुक्ति होनी है तो भी 35 साल की उम्र होनी जरूरी। तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र से, किसी भी संसदीय क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में नामांकन होना चाहिए। निर्वाचन नामावली में नाम होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनना है उसका क्या होना जरूरी है? निर्वाचन नाम, कहीं से कहीं से उसका क्या बना हुआ होना चाहिए? वोटर आईडी कार्ड उसके पास में होना चाहिए। चौथी जो इंपॉर्टेंट शर्त है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। बनने की योग्यता, लोकसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए? उसके पास में योग्यता होनी चाहिए, यानी वो पहले लोकसभा सदस्य रह चुका हो। होना जरूरी नहीं है। अगर लोकसभा सदस्य है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते उसे क्या करना पड़ेगा? वो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, पांचवी जो योग्यता की बात करें, क्या होना जरूरी है? भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार, भारत सरकार या फिर कोई भी राज्य सरकार है, भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं अगर किसी व्यक्ति में है अनुच्छेद 58 के तहत, तो उसमें क्या हो सकता है? वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। एक बात देखिए, राष्ट्रपति का पद सबसे इंपॉर्टेंट पद है, राष्ट्रपति का पद, क्योंकि ये भारत के संवैधानिक मुखिया होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री और नेशन, यानी देश के क्या है? राष्ट्रपति देश के संवैधानिक मुखिया होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा, हायरार्की नहीं होगी राष्ट्रपति की, बल्कि क्या होगा? ही शुड बी इलेक्टेड, ही और शी शुड बी इलेक्टेड, यानी उनका क्या होगा? इलेक्शन होगा। और उसके बाद में, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? दैट्स व्हाई इंडिया इज अ रिपब्लिकन स्टेट। भारत एक क्या है?
आपका गणतंत्र देश है। और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो उन्होंने, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, इसके साथ ही भारत क्या हो गया, एक गणतांत्रिक देश हो गया। तो जहां राष्ट्राध्यक्ष, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष है, वो जो किसी भी देश का हेड है, अगर वो वंशानुगत नहीं है, हायरार्कियल नहीं है, और उसका निर्वाचन होता है, मतदान प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मतदान होता है, निर्वाचन होता है, तो वो एक देश गणतंत्र होगा। एंड इंडिया इज अ रिपब्लिक, यानी भारत एक क्या है, गणतंत्र है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति विनीत हो। कार्यपालिका के पास जितनी भी शक्तियां सारी की सारी क्या इसके पास होगी, राष्ट्रपति के साथ, और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं यूज करेंगे, यानी वो खुद कर सकते हैं, या फिर इनके जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनकी सहायता से क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, जूनियर्स जो होते हैं उनकी सहायता से। कार्यपालिका में किसको रखते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल, ये किसमें शामिल होता है, कार्यपालिका में शामिल होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक मुखिया होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और रियल ओरिजिनल हेड कौन होता है, जेन्युइन हेड कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हु इज द सेकंड, वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, एंड फोर्थ इज द स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये चौथे नंबर पर आते हैं। अनुच्छेद 58 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए। तो क्वालिफिकेशंस की बात करें, पहली, ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो किसके नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक। एज मस्ट बी 35 ईयर, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, और देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र से, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उनका क्या होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र की उसकी नामावली में नाम होना चाहिए, और किसकी योग्यता रखते हो, वो योग्यता रखते हो लोकसभा सदस्य होने की, यानी लोकसभा मेंबर होने की उनके पास में एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वही व्यक्ति बन सकता है। और भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ही और शी शुड नॉट बी ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। और लाभ के पद में किसको नहीं माना जाता है, जैसे कई बार आप देखते हो उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति, जैसे अपन बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, सेकंड प्रेसिडेंट थे भारत के, लेकिन जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, जब उनका निर्वाचन हो रहा होता, तब वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर रहे थे। तब सवाल उठता है, क्या उपराष्ट्रपति का लाभ का पद है, नहीं, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। अगर किसी राज्यपाल है किसी राज्य के, वो लाभ का पद नहीं है, और किसी भी राज्य में या केंद्र में मंत्री है, वो लाभ की पद की श्रेणी में नहीं आते। अगर उपराष्ट्रपति रहते हुए व्यक्ति कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो वो लड़ सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। ये सारी बातें आपको यहां से इसके बारे में। इसके अलावा, और जो भारत का जो राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार है, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, उसे ना किसी लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, और ना ही वो किसी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, यानी इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो राष्ट्रपति की शपथ, यानी जब उसकी पहले जो क्या लेगा, शपथ लेगा, तो राष्ट्रपति बनते ही वो सारे के सारे पद उसे क्या करने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे। ये सारी बातें आपको क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति, अब किसकी बात करते हैं, योग्यताएं होगी। अब बात करते हैं निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस तरह से हम राष्ट्रपति चुनते हैं। किसकी बात होगी अभी, निर्वाचन। निर्वाचन की बात करें, अनुच्छेद 54, यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसकी बात करता है, निर्वाचन की बात करता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। अब दो तरीके होते हैं किसी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के, दो प्रत्यक्ष मतलब जब वोटिंग होती हो और 18 साल से, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत अगर कोई भी व्यक्ति चुना जाता है, उसे हम प्रत्यक्ष मतदान करते हैं। जैसे सांसद है, विधानसभा सदस्य है, ये सरपंच है, ये वगैरह किससे होते हैं, ये यूनिवर्सल जो फ्रेंचाइज होता है उसके तहत 18 साल से ऊपर जो भी इंडियन सिटीजन है वो वोट देकर के सीधे मतदान करके उसको चुनते हैं। इसको हम प्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। अप्रत्यक्ष मतदान किसे कहते हैं, जब कोई भी व्यक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता हो, उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। यानी जैसे अभी राष्ट्रपति को वोट कौन देते हैं, सांसद और विधायक वोट देते हैं, निर्वाचित सांसद और विधायक वोट देते हैं।
निर्वाचित सांसद और विधायकों को किसने चुना? भारत की जनता ने। और वो लोग किसको वोट देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। इस कारण राष्ट्रपति क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। तो अब निर्वाचन जब अप्रत्यक्ष रूप, ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान क्या कहता है? राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है, वास्तविक मुखिया नहीं है। और नॉर्मली जहां जहां लोकतंत्र है वहां क्या होता है? जो वास्तविक मुखिया होता है उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो संवैधानिक मुखिया होता है उसका कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अगर भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो जाता है तो उसके बाद उनके पास भी काफी शक्तियां आ जाएगी, जिसकी वजह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में शक्तियों का क्या हो जाएगा? वहां पर टकराव हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से रखा गया है। अब राष्ट्रपति का चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इसका निर्वाचक मंडल कौन होगा? यानी कौन लोग होंगे जो क्या करेंगे? इसको वोट। इलेक्टोरल कौन होगा? तो इसके बारे में समझ। निर्वाचक मंडल यानी इन्हें वोट देने वाले कौन होंगे? तो पहली बात, पहला कौन होगा? भारतीय संसद के, संसद मतलब लोकसभा व राज्यसभा, ये दोनों सदन है हमारे। उन संसद के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय जो संसद है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, यानी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभाओं, यानी राज्य जितने भी राज्य हैं हमारे पास, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और 28 राज्यों के अंदर कितनी हैं? 28 विधानसभाएं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये लोग भी इसके इलेक्टोरल में शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य यानी ये लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों की। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हमारे पास में? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन विधानसभा हमारे पास कितने हैं? 3, जिसमें से कौन है? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर में तो है नहीं, क्योंकि अभी भी वो धारा 370 हटने के बाद में भी प्रोसेस चालू है, तो जब होगा तब। लेकिन अभी हमारे पास हाल ही में दिल्ली और पांडिचेरी है। तो केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली व पांडिचेरी। और कौन सा संविधान संशोधन? इनको शामिल किया गया था 70वें संविधान संशोधन द्वारा, 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, संविधान संशोधन द्वारा। तो 1992 जब 70वां संविधान संशोधन होता है तब दिल्ली और पांडिचेरी के की विधानसभा, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो आपको याद रखना ये इलेक्टोरल है किसका? भारत के राष्ट्र। कौन है इलेक्टोरल में? संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास, दिल्ली एंड पांडिचेरी, उनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। क्या बात निकल गई कि यहां पर ये पॉइंट है कि जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद व विधानसभाओं, और विधानसभाओं का मतलब यहां पे आपको ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा और राज्यों की विधानसभा, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य व विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के तो कैसे भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के कैसे सदस्य? मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। कैसे सिस्टम है? एक एंग्लो इंडियन जो है उसको राज्य में क्या क्या, राज्यपाल द्वारा क्या क्या मनोनीत किया जा सकता है। अगर किसी राज्य में मनोनीत है तो वो भाग नहीं लेगा। इसके अलावा संसद में जो 14 लोग जो क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। 2 लोकसभा में होते हैं आंग्ल भारतीय, और 12 जो आपके हैं वो कहां पर मनोनीत होते हैं? आपके राज्यसभा में होते हैं, कला, साहित्य और विज्ञान और समाज सेवा योगदान देने वाले। वो 14 लोग भी भाग नहीं लेते। 2 लोकसभा के सदस्य भी भाग नहीं लेते जो मनोनीत होते हैं, विधानसभा के सदस्य मनोनीत सदस्य, और विधान परिषद के तो सदस्य बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। भाग कौन कौन लेते हैं? संसद के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडिचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं। अब ये तो हो गया आपके पास में निर्वाचक मंडल। अब है मतदान। जो निर्वाचन होगा वो किस विधि से होगा? तो विधि कौन सी है? विधि समझते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली।
ये जो प्रणाली गुप्त है, गुप्त मतदान प्रणाली, राज्यसभा सदस्य होते हैं वहां खुला मतदान प्रणाली होती है, और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो गुप्त मतदान प्रणाली, यानी वोट किसी को दिखाया नहीं जाता, सीक्रेट बैलेट पेपर होता है, और जो राज्यसभा सदस्यों का वोट होता है वो ओपन बैलेट पेपर पे होता है। आनुपातिक प्रतिनिधि, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल सीक्रेट वोट सिस्टम, इसके तहत क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नॉर्मली जो भारत के जो संविधान निर्माता थे वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द यूज नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व तब होता है जब एक से अधिक सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन, और हमारे पास में सदस्य कितना, एक ही व्यक्ति क्या हो रहा है, निर्वाचित हो रहा है, इस वजह से इसका प्रयोग नहीं किया। फिर भी आनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर मतदान होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, इसमें देखिए एक सिस्टम कौन सा होता है, वोटिंग का एक सिस्टम विधि होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीता, अग्रता ही विजेता। उसमें क्या होता है, जितने भी जो मेंबर अगर चुनाव लड़ रहे हैं उन मेंबर्स में जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो जीता हुआ माना जाता है। जैसे सांसद यानी संसद के सदस्य जब चुने जाते हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से यानी अग्रता विजेता के, विधानसभा सदस्य अग्रता विजेता के विधि से यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से, लेकिन भारत का राष्ट्रपति फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से नहीं होकर के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल सीक्रेट बैलेट पेपर से चुना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति को जो सबसे आगे वही जीता हुआ नहीं माना जाएगा। जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसे एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा, वो निश्चित कोटा प्राप्त करने के बाद ही वो राष्ट्रपति पद के लिए क्या होगा, निर्वाचित हो जाएगा। तो निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा, यानी उम्मीदवार को, किसका उम्मीदवार, राष्ट्रपति उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। कोटा वैसे इंग्लिश वर्ड है, कोटा प्राप्त करना होता है। अब कोटा प्राप्त करना होता है, उसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है कि इसका निश्चित कोटा कितना होगा, यानी कोई भी मेंबर है उसका निश्चित कोटा कितना होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले की बात करते हैं। कोटा कैसे निकाला जाता है, जो सूत्र है उसका कोटा निकालने का वो क्या है, कुल विद्य मतों की संख्या। मान लो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 11 लाख वोट पड़े और उसमें से कितने खारिज हुए उसको घटा करके, यानी मान लो 10 लाख वोट क्या रहते हैं वहां पर सुरक्षित रहते हैं, तब कुल वैध मत कितने, यानी वैलिड वोट्स कितने हैं, जितने वैलिड वोट्स होंगे, वैलिड वोट में क्या करना है, निर्वाचित प्रतिनिधि की संख्या +1 और +1, ये अगर फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले से क्या होता है अपन कोटा निकालते हैं। तो निर्वाचित प्रतिनिधि नॉर्मली एक ही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए कितने उम्मीदवार, कितना एक ही व्यक्ति निर्वाचित होगा, तो ये +1 +2 हो जाएगा, और यानी उसे कितना कोटा प्राप्त करना होता है, 50 + 1, टोटल मत है उसका 50% +1 मत प्राप्त करने पर जो व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ रहा है उसे क्या माना जाएगा, निर्वाचित माना जाएगा। यानी जो तरीका है ये उम्मीदवार का कोटा निकालने का तरीका, कुल वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित प्रतिनिधि संख्या +1 कितना होता है, 50 +1 होता है, 50 +1% अगर वोट प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या माना जाएगा, विजेता माना जाएगा। चलिए अब देखते हैं निर्वाचन कैसे होता है। अभी आपको मैंने बताया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कौन होता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा होता है, संसद के निर्वाचित सदस्य। अगर हम संसद के निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो 543 लोकसभा में और 233 कहां से, राज्यसभा में, टोटल 776 हुए। और राज्य विधानसभाओं के अपन जोड़ लेते हैं तो 2500-3000 के आसपास होते हैं। इस हिसाब से राष्ट्रपति के कुल वोट पड़ेंगे, मान लेते हैं तो मान लो 3000 के आसपास। लेकिन जब कभी भी आप राष्ट्रपति का चुनाव में अखबार में देखते हो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 7 लाख वोटों से लीड ली, ये जीत गए, तो जब ये इतने वोट कहां से हुए, ये सोचने वाले, यानी टोटल राष्ट्रपति के चुनाव में 10 लाख वोट पड़ते हैं। जो 10 लाख वोट है वो इतने वोट कहां से है, क्योंकि सदस्य विधानसभाओं के कितने मिला, 3 से 35, 3000 से 3500 हो सकते हैं। तो इतनी ज्यादा वोटिंग कैसे होती है, उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्या है, एक विधायक जब वोट देता है, जब सांसद और विधायक द्वारा जब मत दिया जाता है तो उसका एक मत नहीं गिना, यानी उसका वोट वैल्यू है वो एक नहीं होता, बल्कि
वो एक से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी एक विधायक वोट देगा, जैसे राजस्थान का एक विधायक वोट देता है तो 129 उसका वोट वैल्यू होता है। आंध्र प्रदेश का एक विधायक वोट देता है 248 उसका वोट वैल्यू होता है। और सिक्किम का एक विधायक वोट देता है 7 उसका एक वैल्यू। एक विधायक वोट देने पे 7 वोट गिने जाएंगे। और एक सांसद जब वोट देता है 708 वोट गिने जाते हैं। तो इन वोट वैल्यू को निकालने का तरीका क्या है, वो तरीका भी अपन क्या करते हैं यहाँ पर समझते हैं। यानी एक विधायक वोट देने पर एक मत नहीं गिना जाता, एक वोट नहीं गिना जाता, बल्कि ज्यादा गिने जाते हैं। इस कारण जब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति इतने मतों से जीते, 10 लाख के आसपास टोटल वोट होते हैं, तो उसका रीजन क्या है वो अभी जानेंगे। देखो निर्वाचन में क्या होगा, एक विधायक का मत मूल्य, क्योंकि निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं तो एक विधायक का मत मूल्य, यानी एक विधायक जब क्या लेगा, वोट देगा, तो उसका मत मूल्य कितना होगा। किसी राज्य से कोई एक विधायक वोट देगा तो उसका मत मूल्य कितना होगा। उसका एक सूत्र है, उसका एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000, यानी 1/1000। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से एक विधायक का मत मूल्य आता है। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी बटे राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी इंटू 1/1000। यानी राजस्थान से बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या बटे राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है 200, और इंटू 1/1000। जितना आंसर आएगा वो राजस्थान का मत मूल्य होता है। लेकिन पॉइंट क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या, ये जो जनसंख्या है ये 1971 की जनसंख्या होती है। यानी यहां कुल जनसंख्या का मतलब है 1971 की जनसंख्या। रीजन क्या है, अगर अपन 2011 की या 2001 की जनगणना को यहाँ पे शामिल कर लेते हैं तो यहाँ समस्या क्या है, प्रत्येक राज्य की जनगणना क्या है, अलग है, यानी जनसंख्या अलग अलग है। इस हिसाब से देखें तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या कम है और उत्तर भारत की जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। इस हिसाब से जो यहाँ प्रतिनिधित्व मिलेगा वो उत्तर भारत को ज्यादा मिल जाएगा, और राष्ट्रपति चुनने में वो लोग क्या हो जाएंगे, ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इस कारण राष्ट्रपति हमेशा उत्तर भारत से बनेगा। इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया है, 1971 की जनसंख्या को लिया जाता है, और 84वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया इस जनसंख्या को कब तक चेंज नहीं किया जाएगा, 2026 तक। यानी 2026 के बाद ही ये जनसंख्या क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो यहाँ जनसंख्या का मतलब क्या है, जनसंख्या का मतलब ध्यान रखना है, जनसंख्या का मतलब यानी ऊपर आप राज्य की जनसंख्या लिखोगे इज इक्वल टू कब की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या, क्योंकि 1971 की जनसंख्या है। 1971 में क्या हुआ था, जनसंख्या समान रूप से बढ़ी थी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के। इसका 1971 की जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब 1971 की जनसंख्या है। और कौन सा संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन द्वारा, 84वें संविधान संशोधन द्वारा कब आया, 2003 में, द्वारा इसे 2026 तक नहीं बदला जाएगा, 2026 तक नहीं बदला जाएगा। यानी 2026 तक यही जनसंख्या, यही आधार रहने वाला है, यही वोट वैल्यू रहने वाला है। तो ये कब किया गया, 84वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जनसंख्या का मतलब 1971 की। तो यहाँ पे राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई, वो हो जाती है आपके 200 है राजस्थान की, लेकिन जनसंख्या 1971 की लगेगी। अपन सीधा अभी 1971 में क्या जनसंख्या थी उसको छोड़ो, अपन निकालते हैं राजस्थान के विधायक का मूल्य। तो राजस्थान के अगर विधायक की बात करें तो राजस्थान के एक विधायक का मूल्य जो मत मूल्य है वो मूल्य है, सॉरी मूल्य नहीं, मूल्य तो अलग चीज हो जाती है, मत मूल्य। यानी एक वोट देगा कितना गिना जाएगा, इज इक्वल टू 129। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का सर्वाधिक है 248, एक विधायक वोट देता है आंध्र प्रदेश का, ये मैक्सिमम है। और इसके अलावा सिक्किम का एक विधायक वोट देता है तो 7 है, और ये मिनिमम है, 7 मिनिमम। तो सबसे कम किसका मत मूल्य होता है, सबसे कम होता है सिक्किम का, 7 वोट माने 7 वोट गिने जाते हैं एक विधायक वोट देने पर। और आंध्र प्रदेश का 248, राजस्थान का 129, ये विधायक का मत मूल्य हुआ। इस तरह से अपन निकालते हैं तो ये लगभग 5,49,000 वोटों के आसपास होता है। यानी पूरे भारत की जितनी विधानसभाएं 28 + 2 केंद्र शासित प्रदेशों के भी तो निकालते हैं तो 5,49,000 वोट, यानी 5,50,000 वोट लगभग अप्रोक्सीमेटली नहीं है, ऑलमोस्ट क्या होता है, इसके आसपास क्या होता है, वोट होता है। अब निकालते हैं सांसद का मत मूल्य, यानी एक सांसद वोट देगा तो उसका मत मूल्य कितना होगा, इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। सांसद का मत मूल्य निकालने का तरीका देखो, यहां पे अपने विधायक का मत मूल्य निकाला,
पूरे भारत के जितने भी विधायक है सारों का 30 की 30 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य निकालते हैं, यानी राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है वह यूटीज की विधानसभा सदस्यों यानी जिनको हम क्या कहेंगे विधायकों का मत मूल्य, यानी टोटल विधायक कितने वोट होते हैं टोटल विधायकों, और मैंने कितना बताया आपको 5,49,000 के आसपास कुछ होता है वर्तमान के समय में। राज्यों और यूटीज के विधायकों का मत मूल्य बटे क्या किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या। और निर्वाचित सदस्य कितने हमारे पास में, निर्वाचित सदस्य है हमारे पास में 776। अब 5,48,49,000 कुछ संख्या है उसमें आप 776 का भाग दीजिएगा, एक सांसद का मत मूल्य आएगा 708.08। ये मत मूल्य है, मूल्य किसका सांसद का, यानी भारत का एक सांसद एक वोट देता है तो 708 वोट गिने जाते हैं। नॉर्मली कितने वोट गिने जाते हैं 708। तो क्या समझ में आया, दो चीज, निर्वाचन होगा एक विधायक एक वोट देगा तब इसका एक वोट नहीं गिना जाएगा, बहुत ज्यादा वोट गिने कितने, ये तरीका होता है क्या, राज्य की कुल जनसंख्या 1971, जनसंख्या कब की बताओ 1971 की, और सदस्य संख्या इंटू 1/1000 होगा, यानी 1/1000 होगा। तब यहाँ पे राजस्थान का कितना था 129 आता, आंध्र प्रदेश का 200 आता, और सांसद का मत मूल्य कितना, यानी एक सांसद वोट देगा तब वोट का मत मूल्य होगा 708.08, यानी 708 समझ सकते हो आप ऑलमोस्ट। और राज्यों की यूटीज के विधायकों का मत मूल्य टोटल, और उसमें कितने संसद के निर्वाचित सदस्य, और संसद के निर्वाचित सदस्य कितने 776। ये जो तरीका है इससे क्या निकाला जाता है मत मूल्य। अब हमारे पास मत मूल्य तैयार हो गया, यानी कम से कम 10 लाख के आसपास वोट पड़ेंगे। अब इसमें क्या है, कोई भी राज्य ऐसा है जहां पे कोई विधायक नहीं है, यानी विधानसभा में विधायक का पद खाली है, क्या इस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव रद्द किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। कोई सांसद का सदस्य एक कम है तो इस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव रद्द किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो किसी सदस्य के ना होने से राष्ट्रपति का चुनाव समय पूर्व रद्द, समय बढ़ाया नहीं जाएगा, यानी समय पर ही होगा। अब देखिए यहां पर, अब देखिए निर्वाचकों द्वारा मतदान वरीयता क्रम में किया जाता है, वरीयता क्रम में किया जाता है। मतलब क्या है इसका, वरीयता क्रम में मतदान किया जाता है, इसका मतलब समझिए वरीयता क्रम में मतदान करने का मतलब क्या है। जैसे कोई भी एक सदस्य मान लो कि सांसद है वोट देगा, वो एक व्यक्ति को वोट नहीं, यानी कोई जैसे मान लो 3 उम्मीदवार खड़े, अपन समझते हैं यहाँ प्रक्रिया को समझते हैं किस तरह से होता है। वोटिंग हमेशा किस पे होगी, ध्यान रखना है, वोटिंग यानी मतदान जो है बैलेट पेपर पे होगा, और वो भी सीक्रेट बैलेट पेपर पर होगा, वोटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेट पेपर पर होगा, यानी वहां पर आपके ईवीएम नहीं होती है। सीक्रेट बैलेट पे मान लो अपने पास में 3 कैंडिडेट खड़े, ए कैंडिडेट बी कैंडिडेट सी, ये राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, 3 जने चुनाव लड़ रहे हैं, और ये बैलेट पेपर है, और सदस्य को क्या करना है, इन तीनों को वोट देना है। ऐसा नहीं एक को वोट देगा, अभी ईवीएम में हम क्या करते हैं एक को वोट देते हैं, तीनों को देते हैं फिर हमारा वोट रद्द हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आप तीन सदस्य खड़े हैं, 3 कैंडिडेट है, तो तीनों कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन वरीयता क्रम के अंदर, जैसे इन्होंने एक बी है, ये जो मान लो एक सदस्य है वो बी को एक नंबर पे रखता है, सी को 2 नंबर पे रखता है, और डी को ए को कितने पे रखता है 3 नंबर पे रखता है, यानी वो वोट क्रम में दे रहा है कि वो चाहता है अगर सबसे पहले कोई जीते तो बी जीते, फिर दूसरे नंबर पे सी, और तीसरे नंबर पे कौन जीते, ए आए। ये उसकी एक सदस्य की वरीयता है। ऐसे कैसे सारे के सारे सदस्य वरीयता क्रम में क्या देते हैं, वोट देते हैं। ये बैलेट पेपर है, इसको वोट देते हैं बैलेट पेपर पर, ठप्पा लगाते हैं। जैसे ये 1 नंबर ठप्पा बी के आगे लगा है, इसका मतलब वो चाहता है कि बी नंबर 1 में, ए किस पे लगाया, ए के आगे 3 नंबर लगाया, इसका मतलब क्या होगा, ये 3 नंबर को, ए को क्या चाहता है 3 नंबर पे चाहता है। ये इसका क्या है प्रोसेस है। अब क्या होगा, मतगणना जो है, मतगणना के प्रथम चरण में निश्चित कोटा प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित हो जाता है। कैसे भाई, मैंने कोटा क्या बताया 50+1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सदस्य ने बी को 1 नंबर पे रखा है, और ज्यादातर सदस्य, अगर
बी को 1 नंबर पे रखते हैं और बी क्या करता है 50% प्लस 1% वोट प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब बी क्या हो गया विजय। क्या प्रथम चरण के बाद में द्वितीय चरण में जाने की जरूरत है? नहीं। मान लो ऐसी स्थिति होती है कि किसी भी सदस्य को, किसी भी उम्मीदवार को क्या नहीं मिलता है, 50% कोटा नहीं मिलता है, तब क्या होगा द्वितीय चरण होगा। यानी यहाँ गणना जो होती है वो द्वितीय अलग अलग चरणों में, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, लेकिन बाद में नॉर्मली दूसरी गणना में क्या हो जाता है डिसीजन हो जाता है। प्रथम गणना में जिस प्रथम चरण की गणना होगी, प्रथम चरण की गणना का मतलब क्या है कि किस व्यक्ति को, किस ए बी सी में से किस कैंडिडेट को सर्वाधिक क्या दिया गया है, 1 नंबर पे रखा गया है। अगर सर्वाधिक लोगों ने यानी 50% प्लस 1% लोगों ने 1 नंबर की उसको प्रेफरेंस दी है तो वो अपने आप विजय होगा, क्योंकि दोबारा गणना करने की जरूरत नहीं है, बाकी वाले अपने आप पीछे रह गए। लेकिन अगर मान लो ऐसी स्थिति होती है कि कोटा प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी ए बी सी में से किसी को कोटा प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में द्वितीय चरण की गणना होगी। द्वितीय चरण की गणना का मतलब क्या है? द्वितीय चरण की मतलब है इन तीनों कैंडिडेट में से किसको सबसे कम प्रथम वरीयता मिली है, यानी किसको लोगों ने वरीयता क्रम दिया जाएगा तो प्रथम वरीयता मिली है। तो मान लो ए को सबसे कम प्रथम वरीयता मिली है, ए को राउंड से बाहर कर दिया, यानी रेस से बाहर हो जाएगा, वो कैंडिडेट है जो है वो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से बाहर हो जाएगा, तो ये बाहर हो गया, 3 नंबर पे था। लेकिन इसको सबसे कम 1 नंबर की वरीयता दी गई थी, लेकिन जो इसको द्वितीय वरीयता दी गई, द्वितीय वरीयता जो दी गई उसको प्रथम वरीयता बना करके इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दोबारा सुनिए, बहुत टफ प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रथम चरण में गणना होगी, अगर प्रथम चरण की गणना में प्रथम वरीयता दी हुई है और कोई कैंडिडेट 50+1 कोटा प्राप्त कर लेता है तो वो विजयी है। मान लो किसी को 50+1% कोटा प्राप्त नहीं हुआ, द्वितीय चरण में क्या होगी गणना होगी। जो सबसे कम मत प्राप्त कर रहा है, जिसको सबसे कम प्रेफरेंस दी गई है पहले नंबर की, यानी प्रथम वरीयता सबसे कम दी गई है, उस व्यक्ति को उसको तो क्या कहते हैं एलिमिनेट कर दिया जाएगा, रेस से बाहर कर दिया जाएगा, और उसकी जो द्वितीय वरीयता है, द्वितीय वरीयता है, उस द्वितीय वरीयता को प्रथम वरीयता बना करके, ध्यान रखना जब इनमें बांटी जाएगी तब वो प्रथम वरीयता के रूप में प्रथम वरीयता बना करके इन दोनों में बांट दी जाएगी। और अगर इस स्थिति में क्या होता है, इन दोनों को क्या मिल जाती है, इसमें से दोनों में से कोई एक क्या कर लेता है, कोटा प्राप्त कर लेता है, उसे विजयी माना जाएगा। और ये प्रक्रिया सेम तृतीय चरण में, चौथे चरण में, अगर नहीं निर्वाचित नहीं होता, द्वितीय चरण नहीं हुआ तो तीसरे में ये सेम चलेगी। लेकिन भारत में नॉर्मली क्या हो सकती है, द्वितीय चरण में हो जाती है। द्वितीय चरण क्या होता है, प्रथम चरण में सबसे कम प्रथम वरीयता प्राप्त उम्मीदवार बाहर हो जाता है। ठीक है, प्रथम वरीयता सबसे कम जिसे मिली है बाहर हो जाता है, उसकी यानी सबसे कम जिसकी, उसकी द्वितीय वरीयता को, उसकी द्वितीय वरीयता को प्रथम वरीयता बनाकर, प्रथम वरीयता मानकर अन्य उम्मीदवारों में आवंटित कर देते हैं, अन्य उम्मीदवारों में आवंटित हो जाती है। यानी उसकी जो किसने उसको द्वितीय प्रेफरेंस दिया वो द्वितीय फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगी, और वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसमें, बाकी वालों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब बाकी वाले डिस्ट्रीब्यूट तो किसी एक को 50+1 कोटा मिल जाएगा, और जब ये कोटा प्राप्त हो जाएगा तो वो राष्ट्रपति पद के क्या हो जाएंगे, ये निर्वाचित हो जाएंगे और वो भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये प्रक्रिया है, काफी टफ है, थोड़ा सा इसको क्या रखना है ध्यान से। निर्वाचन होगा, एक विधायक वोट देगा, एक नहीं गिना जाएगा, बहुत ज्यादा। सूत्र क्या, राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की जनसंख्या मानी जाएगी, सेंसस ऑफ 1971, और आपको अपॉन क्या करना है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की संख्या कितनी, into 1/1000 करना है। अब देखिए जनसंख्या का मतलब होता है 1971 की जनसंख्या, 84वें संविधान संशोधन द्वारा ये संख्या 2026 तक नहीं बदली जाएगी, यही रहेगी। और राजस्थान का जो विधायक वोट देगा 129 वोट, आंध्र प्रदेश का 248, सिक्किम के 7 वोट। और सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, टोटल जितने क्या है आपके विधानसभा और राज्य यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो मत मूल्य है वो 5,49,478 आसपास होता है। उसके मत मूल्य में संसद के सदस्यों 776 की भाग दिया जाता है निर्वाचित सदस्यों का, और जितना उत्तर आता है वो आता है 708, यानी एक सांसद वोट देगा तो 708 में गाना जाएगा निर्वाचकों द्वारा। और ये ध्यान रखना है, जो ये राजस्थान के विधायक है, विधायक जहां कहीं भी वोट देंगे वो देंगे राज्य की राजधानी में, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो विधायक दिल्ली नहीं जाते वोट देने, राज्य की राजधानी में ही वोट देते हैं। और सांसद जब वोट देंगे वो दिल्ली के अंदर देंगे, यानी देश की राजधानी के अंदर देंगे। इस तरह से
निर्वाचकों द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाता है। कैसे? वरीयता क्रम का मतलब क्या हुआ? वो एक व्यक्ति को वोट नहीं देंगे बल्कि सबको वोट देंगे, लेकिन वरीयता देंगे, प्रेफरेंस देंगे कि वो नंबर 1 पे किसको जिताना चाहते हैं, 2 नंबर पे किसको रखना चाहते हैं और 3 नंबर पे किसको रखना चाहते हैं। फिर मतगणना होती है। मतगणना के प्रथम चरण में जिस कैंडिडेट को 50+1% कोटा प्राप्त हो जाता है उसे विजयी घोषित कर। मान लो ऐसा होता है कि अगर वो प्रथम चरण में नहीं विजयी होता है तब क्या किया जाए? जिसके पास सबसे कम प्रथम वरीयता के वोट है उसे एलिमिनेट कर देते हैं और उसकी जो द्वितीय वरीयता के जो वोट हैं वो प्रथम वरीयता के वोट बना करके दोनों बाकी वाले जो कैंडिडेट पीछे जितने बचते हैं उनमें क्या कर दिए? बांट दिए जाते हैं। और अगर उससे 50% एक कोटा किसी को प्राप्त हो जाता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है और वो भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। ये जो है भारत में सिर्फ एक बार हुआ है। वीवी गिरी राष्ट्रपति चुनाव 1969। इनके चुनाव में क्या हुआ? द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी। रीजन क्या है? 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो जाती है। नीलम संजीव रेड्डी क्या बनते हैं? उम्मीदवार बनते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी उन्हें बनाना नहीं चाहती थी। इस कारण वीवी गिरी साहब जो उपराष्ट्रपति थे उन्हें इस्तीफा दिलाते। इस कारण एम हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहली बार भारत के क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और वीवी गिरी साहब चुनाव लड़ते हैं और पहले चरण में क्या नहीं मिलता है? इनको जीत नहीं मिलती है। फिर उनको द्वितीय चरण में वीवी गिरी जीत जाते हैं। तो इस कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर ही क्या हुए? 2 उम्मीदवार खड़े हुए और वीवी गिरी साहब जीतते हैं और नीलम संजीव रेड्डी हारते हैं। और देखिए यहां पर यही नीलम संजीव रेड्डी बाद में यानी जब इमरजेंसी के बाद में जनता पार्टी की सरकार आती है उसमें निर्विरोध राष्ट्रपति बनते हैं और भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति है जो पहले राष्ट्रपति का चुनाव हारते हैं और फिर निर्विरोध राष्ट्रपति बनते हैं। ऐसे एकमात्र व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी। तो भारत में एक बार क्या हुई है? आपकी द्वितीय मतदान गणना हुई है। वो कौन से हुई? द्वितीय चरण की मतगणना हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वीवी गिरी के 1969 के चुनाव। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। निर्वाचन प्रक्रिया समझ ली किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब निर्वाची अधिकारी कौन होते हैं? यानी इनका निर्वाचन हो रहा है तो ध्यान रखना है लोकसभा महासचिव राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी होते हैं। लोकसभा महासचिव जो है वो क्या होता है? इसके निर्वाचन अधिकारी होते हैं लोकसभा महासचिव। अब कोई भी व्यक्ति, थोड़ी सी बात तो पीछे, उम्मीदवार जो है यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी हेतु, यानी अगर आप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं, उम्मीदवारी हेतु कितने? 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने आवश्यक है। और ये जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे, ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो है ये आपके क्या होंगे? इनके निर्वाचक मंडल में से लोग होंगे, यानी जिन्होंने इनको वोट दिया है। यानी सामान्य व्यक्ति राष्ट्रपति का निर्वाचक जो अनुमोदक नहीं बन सकता, प्रस्तावक नहीं बन सकता, क्योंकि वही लोग होंगे जो इनके निर्वाचक मंडल में शामिल, यानी सांसद के निर्वाचित सदस्य और किसके राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इनकी क्या हो सकता है? ये पहले ये जो था 10 प्रस्तावक व 10 अनुमोदक, पहले ये व्यवस्था थी, प्लस 2500 रुपए जमानत राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करानी पड़ती, जमानत राशि। ये कब थी? 1997 में ये व्यवस्था थी, 1997 में ये व्यवस्था थी। लेकिन बाद में इस व्यवस्था को बदल करके वर्तमान में 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 ही अनुमोदक चाहिए। ध्यान रखना 1997 पहले से 10-10 था, 2500 रुपए जमानत थी। अब क्या है? 15,000 रुपए जमानत है, 15,000 रुपए जमानत राशि आरबीआई में जमा करानी पड़ती है पहले कैंडिडेट को। जमानत राशि व 1/6 से कम मत प्राप्त करने पर, कम मत प्राप्त करने पर कम मत प्राप्त करने पर जमानत जब्त हो जाती है। यानी जो ये पैसा है ये पैसा वापस नहीं मिलेगा अगर 1/6 से क्या है? कम वोट प्राप्त करते हैं। इस समय जमानत है और 50 अनुमोदक और 50 किसकी जरूरत होती है? प्रस्तावकों की जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है? राष्ट्रपति पद हेतु कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है? रीजन इसका मतलब क्या हुआ? यानी कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि 2 बार 3 बार 5 बार ही निर्वाचित होगा, नहीं, जितनी बार होना है उतनी बार। अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही हो सकता है, 4 साल कार्यकाल होता है वहां पे।
अपने यहाँ कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति कितनी बार भी क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। शपथ अनुच्छेद 60, भारत का राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति जो है शपथ जो है वो किसमें, शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या लेता है, शपथ लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उनके समक्ष क्या लेता है, शपथ लेता है। तो शपथ जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत लेते हैं और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। और अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल, इन दैट केस जो सबसे वरिष्ठतम जो आपके न्यायाधीश हैं उनसे क्या लेंगे, शपथ लेंगे। और शपथ जो है अनुसूची 3 के तहत संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। तो संविधान की रक्षा की शपथ कौन लेता है, अनुसूची 3 के तहत भारत के राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। अनुसूची 2 जो है ये राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होंगे, यानी भारत की जो संचित निधि है, किसकी, भारत सरकार की संसद की संचित निधि पर भारित होंगे। और कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में या भत्तों में क्या नहीं की जा सकती, कटौती नहीं की जा सकती है, वेतन भत्ते संसद की संचित निधि से, और इनके वेतन भत्तों में क्या नहीं सकती, कमी। अभी वर्तमान में 5 लाख क्या है इनके वेतन भत्ते, और इसके अलावा इनको परिवार जो है इनकी जो पत्नी होती है, अगर मान लो राष्ट्रपति महिला है तो पति, अगर पुरुष है तो पत्नी जो है, उनको भी वेतन, पेंशन वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती है। तो इसका अनुसूची 2 वेतन और भत्ते संचित निधि पर क्या होंगे, भारित होंगे। ये फैक्ट भी याद रखना है। टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल, तो अगर टेन्योर की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल, यानी भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होगा, 5 साल। लेकिन जब तक नया व्यक्ति यानी जब तक क्या नहीं उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उन्हें क्या बना रहना पड़ेगा, पद के ऊपर बना रहना पड़ेगा। तो नॉर्मली कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, कार्यकाल 5 साल है। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पदावधि पूर्ण होने से पूर्व करा लिया जाएगा। यानी जो राष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचन है वो पदावधि पूर्ण होने से पहले कराना आवश्यक है। अनुच्छेद 62 में लिखा हुआ है, ताकि जब तक उनकी पदावधि पूर्ण हो तब तक राष्ट्रपति का क्या हो जाए, वहां पर निर्वाचन हो जाए। इस्तीफा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, तथा जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को देंगे, स्पीकर को देंगे। अगर राष्ट्रपति को क्या देना है, इस्तीफा देना है, इस्तीफा उपराष्ट्रपति को जाएगा, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जल्द से जल्द किसको देंगे, स्पीकर को देंगे। क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं रखा जा सकता। तुरंत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या लेंगे, शपथ लेंगे, और उन्हें भी शपथ का किसके लिए, शपथ फिर वापस सीजेआई के समक्ष लेनी होगी। तो उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति कार्य करेगा, चाहे वो उपराष्ट्रपति करे या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करे, उन्हें भी शपथ राष्ट्रपति की ही लेनी होगी। अब देखिए, इसकी सूचना तुरंत स्पीकर को देंगे। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति है, कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे अगर राष्ट्रपति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन 6 माह से अधिक नहीं रह सकते, 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है। क्या जरूरी है, 6 माह
के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति, संविधान लिखा हुआ है किसी भी परिस्थिति में इसको डिले नहीं किया जाएगा, यानी 6 माह के अंदर अंदर नया राष्ट्रपति आना चाहिए, और जो मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति वो ज्यादातर कितने बार कार्यवाहक रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक, और 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे निर्वाचन 6 माह के अंदर क्या हो जाएगा, आवश्यक है। नवनियुक्त राष्ट्रपति है, यानी जो नए राष्ट्रपति आए, नवनियुक्त राष्ट्रपति अगले 5 साल के लिए कार्य करेंगे, 5 साल के लिए कार्य करेंगे। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई जिस समय मृत्यु हुई और अगर जिस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई और उस राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 साल बाकी है, तो ऐसा नहीं कि जो नया राष्ट्रपति है वो सिर्फ 2 साल कार्यकाल करेगा, नहीं, वो पूरे 5 साल तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्विस करेगा, सेवा देगा। तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने की स्थिति में ये चीज होती है। अब बात करते हैं महाभियोग। महाभियोग का मतलब है इम्पीचमेंट, यानी उन्हें 5 साल से पहले हटाना है। मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिया, वो सारी बातें तो अपन ने जान ली। अब जानते हैं अगर इन्हें 5 साल से पहले हटाना है, यानी इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाके इनको हटाना है, तो क्या प्रोसेस होगा। तो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ क्या किया जा सकता है, इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित महाभियोग से 5 साल पूर्व हटाए जा सकते हैं, यानी उन्हें क्या किया जा सकता है, 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, किससे, संसद द्वारा क्या किया जाएगा, महाभियोग। अब महाभियोग की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, अब अगर महाभियोग लाया जाता है तो आपका आधार क्या होगा, आधार होगा संविधान का अतिक्रमण, यानी अगर राष्ट्रपति द्वारा संविधान का क्या किया गया है, अतिक्रमण किया गया है, इस आधार पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। और जो महाभियोग है, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि महाभियोग के दूसरे, यानी लोकसभा में पहले आएगा, राज्यसभा में पहले आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, पहले संसद किसी भी सदन में, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। लेकिन सदन की सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है। 1/4 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है, यानी 1/4 सदस्य कहे अनुमोदन आवश्यक है, यानी 1/4 सदस्य कहे तभी क्या किया जाएगा, अनुमोदन लाया जाएगा। 1/4 सदस्यों का अनुमोदन वहां पर आवश्यक है, तभी क्या किया जा सकता है, महाभियोग। तो पहली बात, महाभियोग किसी भी सदन में लेके आओ, लेकिन उसके लिए 1/4 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है। तो जिस सदन में पहले लाया गया, फॉर एग्जाम्पल प्रथम सदन, यानी प्रथम सदन का मतलब जिस भी सदन, राज्यसभा लोकसभा जिस भी, प्रथम सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद, 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद द्वितीय सदन में पेश किया जाएगा। द्वितीय सदन द्वारा स्वयं या न्यायालय द्वारा जांच करवाई जाएगी, यानी द्वितीय सदन जो है करवाएगा, यानी या तो खुद जांच करेगा उसकी, इम्पीचमेंट की, कि वास्तव में जो उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है या नहीं किया है, और अगर राष्ट्रपति वहां पे नहीं किया है, वो उसकी जांच है तो स्वयं करेंगे, या फिर न्यायालय द्वारा इसकी क्या करवाएंगे, जांच करवाएंगे। लेकिन जो प्रथम सदन में जिसमें लाया गया कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उसका पारित होना आवश्यक है। महाभियोग की सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देनी होगी, यानी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना मिल जाएगी, राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि वो 14 दिन पूर्व क्या कर सकते हैं,
वहां पे उनको सूचना मिलेगी, ताकि वह यानी कौन, ताकि राष्ट्रपति स्वयं या प्रतिनिधि यानी उनका प्रतिनिधि पक्ष रख सके, यानी उनको भी पक्ष रखने की क्या है, पूरी छूट है, वो खुद पक्ष रख सके या अपना प्रतिनिधि भेज करके पक्ष रख सकते हैं। सूचना देनी जरूरी है, न्यायालय जांच कर ली या फिर दूसरे सदन ने जांच कर ली, अगर फिर दूसरा सदन यानी दूसरे सदन द्वारा, दूसरा सदन क्या करें, द्वारा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करने पर, बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति को पद त्यागना होगा, राष्ट्रपति को पद त्यागना होगा। यह प्रक्रिया है राष्ट्रपति को 5 साल से पहले हटाने। काफी टफ प्रक्रिया है, देखिए 1/4 सदस्य पहले वहां पे उसका प्रपोजल लेके आए, उसके बाद प्रथम सदन 2/3 बहुमत से उसको सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करे, उसके बाद में जांच होगी, दूसरा सदन स्वयं जांच करेगा, न्यायालय से जांच करवाएगा, उसके बाद में दूसरा सदन अगर कुल सदस्य 2/3 बहुमत से पारित करता है तब जाके उन्हें पद से हटाया जाएगा। और सूचना कितने दिन पहले देनी जरूरी है, 14 दिन पूर्व, ताकि वो पक्ष स्वयं या अपना प्रतिनिधि भेजकर अपना पक्ष रखे, ये जरूरी है। अब क्या ध्यान रखना है, आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है, महाभियोग नहीं लाया गया है। तो भारत में आज तक कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हो जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। इस कारण ये प्रक्रिया संविधान में लिखी हुई है, अगर कभी हटाना है तो ये प्रोसेस होगा, लेकिन आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसी प्रक्रिया से नहीं लाया गया। अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 में क्या लिखी हुई है, कुछ उन्मुक्तियां हैं। उन्मुक्तियां मतलब उन्हें किस चीज से क्या है आजादी है, उन्हें क्या नहीं किया जा सकता। पहला, पद व शक्ति प्रयोग के लिए, पद व शक्ति प्रयोग यानी राष्ट्रपति द्वारा जो पद का और शक्ति का प्रयोग किया गया है, प्रयोग न्यायालय में विचारणीय नहीं है, यानी उनका न्यायालय क्या नहीं कर सकता, उसको एग्जामिन नहीं कर सकता, विचारणीय नहीं, न्यायालय में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उन्होंने पद का प्रयोग किस तरह से किया, शक्ति का प्रयोग किस तरह किया, ये इनको एक उन्मुक्ति प्राप्त है। पद पर रहते हुए उनके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकती, यानी उनको गिरफ्तार नहीं किया, न्यायिक कार्यवाही नहीं, न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकती, यानी वो अगर पद पर है तो उसके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही नहीं होगी। साथ ही सिविल अगर कोई मुकदमा है, सिविल मुकदमे में 2 माह की पूर्व सूचना पर, 2 माह की पूर्व सूचना पर गिरफ्तारी संभव, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। सिविल मामला है, सिविल मामला का मतलब होता है उनका वो पर्सनल एक्ट है, उन्होंने क्या किया, पर्सनली कुछ क्राइम किया, उसके लिए उनको 2 माह की पूर्व सूचना पर क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न्यायालय में उसके क्वेश्चन खड़े नहीं किए जा सकते। ये सारी चीजें हमको राष्ट्रपति, अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य शक्तियां, और अभी जो हमने पढ़ा ये राष्ट्रपति के पद को लेकर किस तरह से बात कर राष्ट्रपति बनता है, सारी चीजें, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आए। दोबारा देख लीजिए थोड़ा, महाभियोग इम्पीचमेंट, अनुच्छेद 61 के तहत इम्पीचमेंट आता है, राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित महाभियोग द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है 5 साल पहले भी। आधार क्या होगा, संविधान का अतिक्रमण किया अगर राष्ट्रपति ने तो इस आधार पर क्या करना होगा, यहाँ पे किसी भी संसद का कोई भी सदन, जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही पहले लाया जाए, जरूरी नहीं है राज्यसभा में पहले आए, लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के मामले में क्या है, राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। तो मान लो जिस भी सदन में आता है उस सदन के 127 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है, तभी आएगा, 127 सदस्य लिख करके देंगे तभी आएगा, उससे पहले नहीं आ पाएगा। तो 127 सदस्य लिख दिया, तो जिस सदन में पहले इम्पीचमेंट लाया गया उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उसे पारित करना होगा, और जब वो पारित होने के बाद द्वितीय सदन या तो स्वयं जांच करेगा या न्यायालय द्वारा जांच करेगा। अगर स्वयं जांच करता है और पाया जाता है कि संविधान का अतिक्रमण नहीं हुआ है, महाभियोग वहीं समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। और जांच में यह पाया जाता है कि अतिक्रमण किया है तो क्या करना होगा, उस दिन से नहीं हटेंगे राष्ट्रपति, जो दूसरा सदन है उससे भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। दूसरे सदन से अगर ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद क्या करना होगा, त्यागना होगा उसी समय। और महाभियोग लाया गया इसकी सूचना 14 दिन पहले किसको, राष्ट्रपति को जाएगी, प्रेसिडेंट को जाएगी, ताकि वो खुद पद रख सके या अपना व्यक्ति भेज करके अपना पद रख सके।
आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ भारत में महाभियोग लाया ही नहीं गया, पारित होना या फिर प्रोसेस का अलग बात है, लाया भी नहीं गया, जिसकी वजह से ये प्रोसेस भी इस तरह से हम हटा सकते हैं। अनुच्छेद 361 में उनको कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त है, उनके किसी न्यायालय में उनके जो फैसले हैं, उनकी जो शक्ति है, उसका न्यायालय में विचार नहीं हो सकता है, कोई प्रश्न नहीं कर सकता है, पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने कोई भी सिविल मुकदमा है उनके ऊपर तो उनको 2 महीने की पूर्व सूचना पर क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सारी बातें हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में